ये है इंसानी तारीख की सबसे खतरनाक चीज। पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में 5 मेगाटन एक्सप्लोजिव यूज किए गए। ये वो मिसाइल है जो 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकता है और इस एक मिसाइल से 5 मेगाटन एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है और एक सबमरीन 24 ट्राइडेंट मिसाइल कैरी कर सकती है। हमारे पूरे इतिहास में कोई हथियार इतना डेंजरस नहीं था जितने ये सबमरीन है। लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि हम इंसानों ने क्या चीज बना दी है। सबमरीन आर मेंट टू बी अनसी, मतलब उनका मकसद ये है कि कोई उन्हें डिटेक्ट ना कर सके, कोई उन्हें देख ना सके। सबमरीन के थ्रू आप अपने दुश्मन पर एक किस्म का साइकोलॉजिकल प्रेशर रखते हैं, क्योंकि ये किसी भी वक्त कहीं भी हो सकती है और किसी को पता भी नहीं चलता। हो सकता है दोस्तों कि आप समंदर में मजे से नहा रहे हो और आपके नीचे 48,000 टन वजनी एक न्यूक्लियर सबमरीन हो और जो एक बटन पर आधी से ज्यादा दुनिया तबाह कर सकती है। लेकिन एक सबमरीन 3 से 4 महीने समंदर के इतना नीचे कैसे रह सकती है? और सबसे बढ़कर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये सबमरीन पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे खतरनाक चीज है, तो आइए जानते हैं। फिर 1775 में एक डच साइंटिस्ट ने समंदर के नीचे जाने वाली बोट बनाई जो कुछ ऐसी दिखती थी। इसे टर्टल बोट कहा जाता था और यह ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पहली सबमरीन थी। डच ने इस बोट को ब्रिटिश के खिलाफ फ्रीडम वॉर में यूज करने की कोशिश की, मगर ये डूब गई और सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। उसके बाद 19वीं सदी में इस आइडिया पर काम बहुत तेज हो चुका था। एक जर्मन साइंटिस्ट रुडोल्फ डीजल ने एक इंजन इवेंट किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये इंजन हवा और फॉसिल फ्यूल्स को मिक्स करके एक प्रेशर क्रिएट करता था जिससे छोटा सा एक्सप्लोजन होता था और चीजें चलने लगती थी। जर्मन के जहन में आइडिया आया कि क्यों ना इस इंजन को अंडर वाटर बोट में यूज किया जाए और फिर इस तरह उनकी बैटरी को समंदर के नीचे इस प्रोसेस के थ्रू चार्ज किया जा सकेगा। जर्मन साइंटिस्ट ने इसी आइडिया पर अमल करते हुए पहली मॉडर्न सबमरीन इन्वेंट की। इन सबमरीन को यू बोट कहा जाता था, लेकिन इनका सिर्फ एक प्रॉब्लम था। इन सबमरीन के इंजन को हवा चाहिए थी और अंडर वाटर ऐसा कोई सिस्टम तो था नहीं। इसीलिए जर्मन सबमरीन्स को हर 48 घंटे बाद पानी के ऊपर आना पड़ता था ताकि इंजन हवा पकड़ सके, और जैसे ही वह पानी के ऊपर आती थी तो डिटेक्ट हो जाती थी और वह जो सरप्राइज वाला सारा एलिमेंट था वह खत्म हो जाता था। लेकिन यह प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्व होने वाली थी। 20वीं सदी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद एक टेक्नोलॉजी धमाका आया। दुनिया की सुपर पावर एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार बना रही थी जिससे वह अपने दुश्मनों को तबाह कर सके। अभी वर्ल्ड वॉर 1 को 20 साल भी नहीं गुजरे थे कि दुनिया में दोबारा एक विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1939 में शुरू होने वाली वर्ल्ड वॉर 2 में करोड़ों लोग मारे गए। वेस्टर्न वर्ल्ड खंडर बनकर रह गया, जिसमें जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार गया और उसकी ये यू बोट सबमरीन अमेरिका, यूके और सोवियत यूनियन के हाथ लग गई। इन तीनों कंट्रीज को यह अंदाजा था कि उनके हाथ बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी लगी है, क्योंकि एक बात तो साफ थी कि जिसने भी अब दुनिया पर हुकूमत करनी है उसे इन समुद्रों पर कब्जा करना होगा। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद इन तीनों कंट्री ने सबमरीन टेक्नोलॉजी पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। इसी सारे पीरियड में 1940 से 1950 में साइंटिस्ट एटम को स्प्लिट करके न्यूक्लियर एनर्जी डिस्कवर कर चुके थे। और इस न्यूक्लियर एनर्जी की खास बात यह थी कि सारे न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को हवा की जरूरत नहीं थी। फिर 1950 में एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर के दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और इस सारे प्रोसेस में हवा की भी जरूरत नहीं, तो क्यों ना ये न्यूक्लियर रिएक्टर सबमरीन में लगाया जाए और इस तरह जो सबमरीन को हर 2 दिन के बाद पानी के ऊपर आना पड़ता है उसकी भी जरूरत खत्म हो जाएगी। उसने ये आइडिया अमेरिकन नेवी चीफ को बताया। अमेरिकन चीफ ने इंजीनियर को ऑर्डर किया कि वह न्यूक्लियर प्लांट सबमरीन के अंदर लगाकर टेस्ट करे, और ऐसा ही किया गया। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया और फिर सब कुछ बदल गया। अब सबमरीन को कुछ टाइम बाद ऊपर हवा में आने की जरूरत नहीं थी। अब एक सबमरीन 20 साल तक अंडर वाटर रह सकती थी, लेकिन जाहिर है इन सबमरीन पर ट्रेन फौजी होते हैं और उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त करना पड़ता है। इसीलिए हर 3 महीने के बाद सबमरीन को ऊपर आना पड़ता है ताकि खाने की सप्लाई को रिस्टोर किया जा सके। और नए फौजी सबमरीन्स पर आए न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की वजह से अब सबमरीन बड़ी आसानी से महीनों तक समंदर के अंदर रह सकती थी। लेकिन सिर्फ अंडर वाटर रहना काफी नहीं था। सोनार अभी भी सबमरीन डिटेक्ट कर सकता था। सोनार असल में एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप साउंड वेव के थ्रू पानी में चीजें डिटेक्ट कर सकते हैं। और उस जमाने में सारे सुपर पावर कंट्रीज इतने एडवांस हो चुके थे कि वह सोनार टेक्नोलॉजी यूज करें। इसी का तोड़ करने के लिए सबमरीन्स को रबर टाइल से कोट किया गया। इस वजह से सोनार के सिग्नल बाउंस ऑफ ना करे। इतने बड़े पंखों का साइलेंट मोड इंजन बनाया गया ताकि पानी में बिल्कुल भी आवाज ना हो। और सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि सबमरीन के अंदर भी खामोशी का बहुत ख्याल रखा जाता है।
सबमरीन के अंदर हर चीज पर रबर चढ़ा होता है ताकि जरा से भी आवाज पैदा ना हो। सबमरीन के अंदर लोगों का बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं होता। हर सबमरीनर को एक ईमेल एड्रेस दिया जाता है जिस पर उसकी फैमिली ईमेल भेज सकती है, लेकिन हर ईमेल को टॉप मैनेजमेंट रिव्यू करती है और उसके बाद ही वह ईमेल सबमरीनर को कन्वे की जाती है। बेसिकली इसकी वजह यह है कि वह कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन इन ऑफिसर्स को नहीं देना चाहते जिससे उनका मोराल खराब हो। अगर किसी सबमरीनर के फैमिली मेंबर की डेथ भी हो जाए तो उसे ये न्यूज उसके शिफ्ट के खत्म हो जाने के बाद ही दी जाती है। तो इन सबमरीनर की बहुत टफ ड्यूटी होती है। सबमरीन सब बड़ी होती जा रही थी। मतलब अगर हम जर्मनी की यू शिप सबमरीन को अमेरिकन सबमरीन से कंपेयर करें तो इतना ज्यादा डिफरेंस था। ये सबमरीन बहुत बड़ी होती है। अगर हम जूम इन करें तो आप इस लोगों को देख सकते हैं। यहाँ किचन होता है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है और ये वह एरिया है जहाँ सारा क्रू सोता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्रू कुछ ट्यूब के साथ सो रहे हैं। इन ट्यूब में न्यूक्लियर मिसाइल है। इन्हीं ट्यूब के थ्रू ये मिसाइल लॉन्च होते हैं। सिर्फ एक अमेरिकन सबमरीन के अंदर इतने न्यूक्लियर मिसाइल होते हैं कि ये हमारे पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकती है। ये सारा कुछ बताने के बाद अगर हम अब सबमरीन्स के असल पर्पस की तरफ आए तो वह है रिटेलिएटिंग अ न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कंट्री जैसे कि अमेरिका रशिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है तो रशियन सबमरीन समंदर के नीचे किसी अननोन जगह पर होने की वजह से न्यूक्लियर स्ट्राइक सरवाइव कर जाएगी और बदले में वह भी अमेरिका को न्यूक्लियर मिसाइल से टारगेट करेगी। और इन न्यूक्लियर सबमरीन को किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी की इजाजत की जरूरत भी नहीं होती। अगर अमेरिका रशिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है तो रशियन सबमरीन के कमांडर किसी भी ऑर्डर का वेट किए बगैर अमेरिका पर वापस न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे। इसीलिए हर सबमरीन के सेफ बॉक्स में सीक्रेट लेटर होता है। अगर किसी कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक हो जाए और उस कंट्री की लीडरशिप उस अटैक में मारी जाए तो उस लेटर में ये लिखा होता है कि अब सबमरीन के कमांडर को क्या करना है। इसीलिए ये सबमरीन एक किस्म का साइकोलॉजिकल डिफेंस है जिसकी वजह से दूसरा कंट्री आपके कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करता। और इसीलिए इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स होने के बावजूद रशिया और अमेरिका एक दूसरे पर अटैक नहीं करते। ये सबमरीन ही आज न्यूक्लियर वॉर को रोके हुए है। इस वक्त दुनिया में 6 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर सबमरीन है जिनमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, इंडिया, रशिया और चाइना शामिल है। इसीलिए ये सारे कंट्रीज मिलिट्री जायंट्स है। जमीन पर न्यूक्लियर वेपन्स होना पावरफुल है, जेट्स में न्यूक्लियर वेपन्स होना भी काफी पावरफुल है। लेकिन इन दोनों ऑप्शंस में आप ये न्यूक्लियर वेपन्स देख सकते हो और इन्हें टारगेट भी कर सकते हो। मगर जब आपके पास न्यूक्लियर सबमरीन हो जो खामोशी से समंदर में घूम सकती हो तो आपको अपने दुश्मन पर एक जबरदस्त सरप्राइज एडवांटेज मिल जाता है। सबमरीन का एक और बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये जासूसी के लिए भी बहुत जबरदस्त है। अब आप सब लोग ये बात तो जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में सारी कम्युनिकेशन इन अंडर वाटर की वजह से होती है। सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए भी ये अंडर वाटर केबल यूज की जाती है और ये समंदर के इतना नीचे होता है कि कोई वहां जाने का सोच भी नहीं सकता सिवाय सबमरीन के। 1970 में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने नेवी के साथ मिलकर प्लान किया कि वो रशियन कम्युनिकेशन केबल्स को पैसिफिक ओशन के नीचे ढूंढकर टैप करेंगे। सबमरीन्स की एक टीम इस एरिया में भेजी गई और उन्हें समंदर से 120 मीटर नीचे इस एरिया में एक केबल मिली जो सोवियत नेवल बेस से कनेक्टेड थी। अमेरिकन ने उसके बल पर टेप रिकॉर्डर लगा दिया और अब वह सोवियत की सारी बातें सुन सकते थे। रशियन सोच भी नहीं सकते थे कि कोई ऐसा कर सकता है। अमेरिकन ने बहुत स्मार्टली ये सब किया था, लेकिन बस एक छोटा सा मसला ये था कि ये टेप्स बहुत जल्दी फुल हो जाती थी और फिर हर महीने डाइवर्स को जाकर पुरानी टेप निकाल कर नई टेप्स डालनी पड़ती थी। ये सिलसिला करीबन 8 से 9 साल चलता रहा और सोवियत यूनियन की सारी नेवल स्ट्रेटेजी अमेरिकन के पास पहुंचती रही। फिर फाइनली अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के एक एजेंट ने ये सारी इंफॉर्मेशन $35,000 में रशियन को बता दी और रशियन ने ये रिकॉर्डर पकड़ लिया। आज भी कंट्री समंदर में फाइबर ऑप्टिक केबल्स को टैप करते हैं। आपको बता दें कि ये हायो क्लास सबमरीन है जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं। हर एक मिसाइल के आगे ऐसे कॉर्न शेप वॉर हेड्स होते हैं। जब भी सबमरीन से मिसाइल लॉन्च होता है तो ये फुल स्पीड से हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है और वहां पहुंचते ही मिसाइल का इंजन ऑफ हो जाता है और फिर ये कॉर्न शेप वॉर हेड्स मिसाइल से निकलकर जमीन पर अपने टारगेट पर आकर फटते हैं। सबमरीन से निकले इस मिसाइल की पावर जापान में गिरने वाले एटम बम से 12th टाइम ज्यादा है और हर सबमरीन ऐसे 24 मिसाइल क्वेरी कर सकता है। ये सबमरीन तो एक एग्जाम्पल है कि हम इंसानों ने एक दूसरे को तबाह करने के लिए कैसी कैसी चीजें इन्वेंट कर दी है। आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचें कि पानी के नीचे 3 से 4 महीने बगैर किसी हवा के एक मशीन को चलाना एक इम्पॉसिबल काम है, मगर हम इंसानों ने ये करके दिखाया।